डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बेंजामिन है और मैं स्वीडन का रहने वाला हूँ। इस समय यहाँ के शहर माल्मो में मैं रह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और एक हॉस्टल में रह रहा हूँ। मैं वैसे रहने वाला हूँ स्टॉकहोल्म शहर का। माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर मुझे आना पड़ा और हॉस्टल में रहते हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं। कॉलेज में 3 महीनों से पढ़ रहा हूँ, आज तक कोई दोस्त नहीं बनाया क्योंकि ये अमीरों का कॉलेज है। मुझे तो स्कॉलरशिप मिल गई लेकिन मैं तो गरीब हूँ। उनके साथ मेल जोल मेरा बन ही नहीं पा रहा है। वो जैसे मेरे जैसों से मिलना ही नहीं चाहते, मेरे साथ कोई बैठना ही नहीं चाहता, लेकिन मेरा मजाक बहुत ज़्यादा बनाते हैं। शुरू में लगा शायद इसी तरह से यहाँ के लड़के होंगे जो मुझसे दोस्ती करेंगे, लेकिन वो मेरा बस मजाक बनाया करते थे, दोस्ती बिल्कुल नहीं कर रहे। इससे मैंने एक आदत खुद में ढाल कर रख ली। कॉलेज से सीधा हॉस्टल और हॉस्टल से कॉलेज, और ये कोई और हॉस्टल नहीं है, एक साधारण सा प्राइवेट हॉस्टल जहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं होती। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, बिल्कुल एक होटल की तरह। एक सस्ता सा कमरा जिसमें मैं रहता हूँ, बिल्कुल अकेला अकेला, किताबों में गड़ा हुआ। साथ में कई और कमरे भी हैं जहाँ कई लड़के रहते हैं, लेकिन वो मुझसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, मुझे चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी अकेला रहना पसंद कर चुका हूँ। जैसे ही कॉलेज से छुट्टी होती है, मैं सामान लेने के लिए पास के ग्रोसरी स्टोर में चला जाता हूँ। कुछ सामान वहाँ से खरीदता हूँ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो खरीद कर सीधा मैं हॉस्टल के कमरे में आ जाता हूँ। हफ्ते में एक बार माँ बाप से बात करने का मौका भी मिलता है और मैं उन्हें कभी नहीं बताता कि यहाँ कितनी मुश्किलों में मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो खुद मुश्किलों में मुझे पालने के लिए मजबूर हो चुके थे। मेरे पिता पर कर्ज था, जिसके बाद मैंने पढ़ाई में इतना ध्यान दिया कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन मैं यहाँ अमीरों के कॉलेज में तो आ गया, लेकिन यहाँ सबके साथ तालमेल बिठाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरे पास पहनने के लिए महंगे वाले कपड़े नहीं हैं, मैं साधारण कपड़ों में गुजारा करता हूँ। अपने पिता को ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहता, किताबों में गड़ा रहता हूँ, इसीलिए मेरे पास कमाई के साधन बहुत ज़्यादा कम हैं। मेरे साथी इसीलिए मेरा मजाक बनाते हैं। कॉलेज में जितने भी लड़के हैं मुझ पर हंसते रहते हैं कि तुम तो वही कपड़े बार बार पहनकर आते ही रहते हो। मैं उन्हें जवाब भी नहीं दे पाता क्योंकि उनकी बात भी तो सच है, वो झूठ नहीं बोल रहे। जब कोई सच बोलता है आपको उससे लड़ना नहीं चाहिए, आपको मान लेना चाहिए कि यह सच है। मैं नज़रें झुकाकर उनके करीब से निकल जाता हूँ, वो मजाक बनाते ही रह जाते हैं। लगभग हर महीने के अंत में कॉलेज में जितनी भी क्लासेस हैं ना, सब क्लास वाले इकट्ठा होकर पार्टी करते हैं। किसी क्लब में जाते हैं जहां पर एंट्री बिल्कुल फ्री होती है। वहां शराब नहीं चलती, लेकिन सभी एक साथ मस्ती करते हैं। मैं पहली बार वहां पर नहीं गया था, मुझे लगा मेरा बहुत मजाक बनाया जाएगा, लेकिन फिर मेरे टीचर ने कहा था कि तुम्हें वहां आना चाहिए, वहां सब बहुत मजे करते हैं, दोस्ती भी हो जाती है और वहां पर लड़कियां भी हैं जो शायद तुम्हें कुछ पसंद ही कर ले। दूसरी बार जब मैं वहां पर गया था, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था। मेरे पास वही कपड़े थे जो मैं कॉलेज में पहन कर आता था, जबकि वहाँ पर मैंने देखा लड़कियों ने भी महंगी महंगी ड्रेस पहनी हुई और जितने भी लड़के वहाँ पर आए थे महंगे वाले काले सूट पहने हुए थे, जबकि मैं था जीन टी शर्ट में गया था। मेरा मजाक बहुत ज़्यादा बनाया गया कि तुम्हें पता नहीं है पार्टी में कैसे आया जाता है। नज़रें झुकाकर अंधेरे में मैं रोता हुआ सीधा हॉस्टल के कमरे की तरफ निकला था। हॉस्टल के कमरे में पहुँच बहुत ज़्यादा रोया था। फिर मैंने सोच लिया था दोबारा कभी पार्टी में नहीं जाऊंगा, यहाँ किसी को दोस्त नहीं बनाऊंगा, मेरे साथ उनका तालमेल बैठेगा नहीं। लेकिन 4 महीने और बीतने के बाद अकेला अकेला सा महसूस करने लगा। स्टॉकहोल्म में जिस स्कूल में मैं पढ़ा करता था ना, सबसे ज़्यादा दोस्त मेरे थे। मैं पढ़ने में भी अच्छा था, इसी के साथ दोस्त बनाने में भी अच्छा था। सबके साथ बहुत ज़्यादा मजाक किया करता, मस्ती किया करता। यहाँ आकर तो मेरा स्वभाव भी बदलने लगा था। मैं क्या करता, हालात ही ऐसे पैदा होते जा रहे थे। फिर 4 महीने बाद मुझे कुछ
लड़कियां ऐसी मिली जो क्लास में मेरे साथ बैठा करती थी। वो ज़्यादा मजाक नहीं बनाती थी, लेकिन वो मेरी दोस्त भी नहीं बनना चाहती थी। वो कह रही थी, तुम अच्छे कपड़े क्यों नहीं खरीदते? तुम दिखने में भी अच्छे हो, बातें भी अच्छी करते हो और पढ़ने में भी अच्छे हो, लेकिन फिर भी मजाक का पात्र बन जाते हो। तुम्हें अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए। मैंने थोड़ा मायूसी में उन्हें बताया था, मेरे पिता बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मैं कपड़े खरीद नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब कॉलेज से छुट्टी होती है कोई काम करना शुरू कर दो, हम तुम्हें कोई काम दिलवा देंगे 2-3 घंटे के लिए। उससे जो भी यूरो तुम कमा पाओगे उससे कुछ कपड़े खरीद लेना। इससे तुम्हारी इज्जत भी बनेगी, तुम्हारे दोस्त भी बनने लगेंगे और इस तरह कॉलेज की लाइफ तुम्हारी अच्छी निकलेगी। जिस तरह से निकल रही है तुम्हारा सब बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं। तुम्हें दोस्तों की ज़रूरत है जो तुम्हें सही से समझा सके। उन्होंने बातें बड़ी अच्छी की थी, लेकिन कुछ ही समय मेरे साथ बैठी थी। उनके जो बॉयफ्रेंड थे ना, मुझे जैसे देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो सब लड़कियां मुझसे दूर हो गई। मैं अकेला वो कॉलेज के बिल्कुल बैक बेंच पर बैठा करता था। उसके बाद उनकी बातें बिल्कुल सच थी और सच को नकारा नहीं जा सकता। शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू कर दिए। जैसे रात के वक्त अगर कोई बच्चा किसी घर में है और उसके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं तो नैनी का काम मैं कर सकता था। 2-4 जगह पर ऐसे ही काम करने के बाद मैं सच में कुछ कमाई कर पा रहा था और जितने भी यूरोज मैंने इकट्ठा किए थे खर्च नहीं किए, उन्हें संभाल कर रखा था और पिता को भी बताया था कि मैं छोटा मोटा काम करने लगा हूँ। अब आपको वहाँ से मुझे कुछ यूरोज भेजने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मैं कपड़े खरीद लिया करूँगा। मैं अब कुछ अच्छे कपड़े खरीदना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज के वो पीसी पर सर्च करने लगा कि सस्ते कपड़े क्या ऑनलाइन मैं खरीद सकता हूँ, मुझे महंगे महंगे कपड़े दिख रहे और इतनी तो कमाई भी नहीं थी। इतने महंगे कपड़े अगर मैं खरीद लेता तो कुछ नहीं बचता, मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ता, इससे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता। मैं मायूस सा हो गया था। उसके बाद मैं किसी को क्या बताता, लेकिन एक लड़की ने फिर से मेरी मदद की। बात उसने कम की थी, वो भी मुझसे बात करते हुए पकड़ी जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया करते थे कि मुझसे कोई बात भी कर रहा है। अगर वो लड़की मेरे साथ इस तरह से बात कर रही है, किसी को पता लग जाता, उसकी बेइज्जती होती। लेकिन मुझे कुछ हिंट देकर गई थी, तुम्हें पता है पुराने कपड़े भी मिलते हैं, तुम ऐसी वेबसाइट्स पर सर्च करो जहाँ कोई पुराने कपड़े जो इस्तेमाल किए हुए हैं वो बेचना चाहता हो, तुम्हें वहाँ काम के कपड़े मिल सकते हैं, ढूंढने की कोशिश करो। उस लड़की की बात काम की निकली। जब मैंने उस वेबसाइट पर सर्च करना शुरू किया, सच में इतने कम में इतने अच्छे कपड़े मिल रहे थे। वहाँ पर ब्लैक सूट भी लगा हुआ था जो कि काफ़ी सस्ते में था। मैंने उसके नीचे अपनी इंक्वायरी डाल दी और मुझे जल्द ही रिप्लाई भी मिल गया। जिस लड़के का वो सूट था उसने मेजरमेंट्स बताई, मेरे साथ वो मेजरमेंट्स पूरी तरह से मैच करती थी। मैं अंदर से खुश हो गया, वाह इतने सस्ते में ये ब्लैक सूट मुझे मिल रहा है और बिल्कुल मेरे फिट आने वाला, यानी इसमें मैं अच्छा दिखूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने ये पुराना खरीदा है, सबको लगेगा ये मेरे लिए ही बनाया गया है। और मैं उससे और बात करना चाहता था। उसने कहा तुम सीधा घर आकर मुझसे ले सकते हो कम कीमत में। और मैंने देखा उसका जो एड्रेस था ना, उस इलाके के पास था जहाँ पर मेरा हॉस्टल था। मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया। दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से काम बन गया। लेकिन उस लड़की ने एक शर्त रखी थी कि तुम जब भी ये सूट लेने के लिए आओ ना, रात के 11 बजे आना। दिन के वक्त मैं किसी से मिलता नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद है, और अगर सच में तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम्हें रात के 11 बजे ही आना होगा। मैंने हामी भर दी थी, मेरे लिए और कोई चारा था ही नहीं। इतने सस्ते में ये सूट मिल रहा था, मना कैसे कर सकता था मैं। इसके बाद मैं रात का इंतज़ार करने लगा। जो यूरोज मेरे पास थे मैंने इकट्ठे किए हुए, मैं कम कीमत में उसे खरीदने के लिए 11 बजे निकल पड़ा। ये चलकर जाने में लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता, लेकिन कैसे देखते देखते नए इलाकों को ये सफ़र भी आपका कट जाता है, पता ही नहीं चलता। चलते चलते जब मैं उस जगह पर पहुंचा, वो एक बड़ा सा घर बना हुआ पुराना सा था। वहाँ कई फट्टे भी लगे हुए, ऐसा लग रहा था ये घर बेचने के लिए लगाया गया है। लेकिन एक कमरे में लाइट चल रही। आसपास के जितने घर थे काफ़ी दूरी पर बने हुए, बीच में जैसे खुले बड़े गार्डन भी थे। मैं उस दरवाजे को खटखटा रहा था, तभी उस लड़के ने खिड़की खोलकर मेरी तरफ देखा। हल्का सा पर्दा एक तरफ किया था उसने
और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा था, तुम कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं बेंजामिन, बेंजी। मैंने इंक्वायरी डाली थी ना वो सूट लेने के लिए। तुमने कहा था रात के 11 बजे आना। देखो, तुमने कहा इसीलिए मैं रात के इस वक्त आया हूँ। सभी शायद सो चुके हैं। क्या तुम वो सूट देने को तैयार हो? तब वो लड़के ने पर्दा लगा लिया, खिड़की लगा ली। उसके बाद मैं वहां खड़ा इंतजार करने लगा। ये तो एक तरह से बेइज्जती हुई ना। उसने बुलाया भी, अब बात भी नहीं कर रहा। अरे इतनी दूर से चलकर आया हूं। मैंने कितनी आस लगा कर रखी थी, लेकिन जैसे सारे सपने टूट गए। वो अच्छे वाला सूट अब मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वहां से मैं चलने लगा था, उसने खिड़की खोलकर कहा, अरे तुम तो जा रहे हो, रुको रुको, मैं ढूंढ रहा हूं, थोड़ा समय तो दो। मैं ये सुनकर खुश हो गया। अरे वो तो ढूंढ रहा है। फिर मैं वहीं पर खड़ा रहा। 15 मिनट बाद वो सूट ढूंढ कर लेकर आया और उसने खिड़की से ही बाहर की तरफ लटका कर कहा, ये देखो, अच्छा है ना, अच्छे से चेक कर लो, बाद में मत कहना कि तुम्हें खराब दे दिया या कहीं से फटा दे दिया। वहां बाहर छोटी सी लाइट लगी हुई थी। उस लाइट में मैं उस ब्लैक सूट को अच्छे से देखे जा रहा था, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग। मैंने डालकर भी देखा और उसके बाद वो कहने लगा, हाँ तुम पर अच्छा लग रहा है, तुम इसे खरीद सकते हो। अब मना करने का कोई जरिया तो है नहीं, पसंद है ना तुम्हें? मैंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी आंखों से थोड़े से आंसू निकल आए थे और मेरे आंखों के आंसू देखकर वो कहने लगा, क्या हुआ, तुम तो थोड़े इमोशनल हो गए, तुम्हारे पास कोई सूट नहीं है? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास ये पहला सूट है जो मेरा अपना है। ये बात सुनकर जैसे वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया। अरे यार, तुमने तो मुझे भी इमोशनल कर दिया। ये तुम्हारा पहला सूट है और काफ़ी सस्ते में तो मिल रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए जैसे ये बहुत ज़्यादा कीमती होगा ना। मैंने सर हिलाया था और खुशी में मेरे आंसू मेरी आंखों से छलक पड़े थे। फिर वो मुझे देखकर कहने लगा, क्या सच में इससे पहले तुमने ऐसा कोई सूट नहीं पहना? मैंने कहा, पहना था ना काफ़ी पहले अपने पिता का सूट, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वो ऑफिस में उसे यूज़ करते थे, उसका मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने कहा, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? यार दोस्त का ऐसे उधार हम पहन लेते हैं। मैंने भी कई बार अपने दोस्तों से उधार लेकर इस तरह सूट पहने हैं, कहीं पार्टी में जाने के लिए या किसी लड़की को पटाने के लिए, तो किसी दोस्त से उधार ले सकते हो। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर जैसे वो भी कुछ समय के लिए शांत हो गया। मुझे बेइज्जती महसूस होने लगी, लेकिन सामने से उसने जो जवाब दिया वो मुझे खुश करने के लिए था। उसने कहा, अरे मेरा भी यहाँ कोई दोस्त नहीं है यार, यहाँ दोस्त बनते ही नहीं, अकेला अकेला सा रहता हूँ। तुम मेरे दोस्त बनोगे? देखो, अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मैं ये सूट तुम्हें फ्री में दे सकता हूँ, क्या मंजूर है? उसकी ये बात सुनकर मुझे और ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि मेरे लिए ये कम यूरो भी काफ़ी ज़्यादा थे, बड़ी मुश्किल से कमाए थे। अगर ये दोस्त बनकर मुझे ये फ्री में दे सकता है तो मेरे लिए और भी अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने जैसे खुददारी का वो प्रदर्शन करते हुए उसे कहा था, अरे नहीं नहीं, जैसे फ्री में नहीं ले सकता मैं, तुम्हें भी ये यूरोज़ की ज़रूरत होगी ना, तुम्हारे भी खर्च होंगे। उसने कहा, नहीं नहीं, अरे इससे तो मैं कोई गेम की सीडी लेता, कुछ और करता, ज़्यादा नहीं है मेरे लिए, लेकिन तुम्हारी दोस्ती शायद काम की हो सकती है। अच्छे दोस्त बनोगे ना, धोखा तो नहीं दोगे? मैंने कहा, नहीं नहीं, धोखा नहीं दूंगा, यहाँ मेरा कोई दोस्त बन नहीं रहा ना, अगर तुम मेरे दोस्त बनते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं वहीं पर खड़ा था। मैंने उससे कहा, तो क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ? उसने कहा, नहीं 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 नहीं, देखो मेरे पापा को पता लग जाएगा, बाहर खड़े रहो, सही रहेगा। देखो बुरा तो नहीं लगेगा ना तुम्हें? मैंने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुमने ये घर वैसे सेल पर लगाया हुआ है। उसने कहा, हाँ वो बात कुछ अलग है, फिर कभी बताऊंगा, अब तुम कुछ अपने बारे में बताओ। वो खिड़की के अंदर, मैं खिड़की के बाहर। अपने बारे में मैं बताता जा रहा था और कुछ जानकारी उसने अपने बारे में भी दी थी। इस तरह से हम दोस्त बन गए। उसके बाद मैंने उसे कहा, ऐसा करेंगे, कल सुबह मुझसे मिलना, कॉलेज से मैं वैसे भी छुट्टी करने के बारे में सोच रहा था, कहीं घूम कर आएंगे, वैसे भी चल कर जाएंगे तो दोनों का खर्च नहीं होगा। उसने कहा, नहीं नहीं, दिन के वक्त मैं बाहर निकल नहीं पाता, मेरे पापा मुझे बाहर निकलने नहीं देते, मैं रात के वक्त बाहर निकलता हूँ, तो रात के वक्त 10-11 बजे तो मिलने के लिए मुझे यहाँ पर आ जाना, रात के वक्त हम घूमेंगे। मैंने उसको कहा, रात के वक्त? यार रात के वक्त तो पूरा अंधेरा होता है ना, खतरा भी होगा, कहीं घूमने के लिए दूर गए तो खतरा बढ़ सकता है। उसने कहा, खतरा बिल्कुल नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। उसकी बातों से कुछ ऐसा लग रहा था वो
अलग सा जानता है जो मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, दोस्त बन गया है, फ्री में मुझे सूट दे दिया है, अब इस सूट का इस्तेमाल मैं कॉलेज की पार्टी में कर सकता हूँ। इसके बाद मैं वहाँ से निकला। सूट को वो हॉस्टल के कमरे में रखे बार बार देखते हुए मेरी आंखें चमकती जा रही थी। मैं अगले दिन जैसे कॉलेज में गया, उन लड़कियों को बताया मैंने सूट खरीदा है, मैं इस बार पार्टी में आना चाहूँगा। कुछ लड़के मजाक बना रहे थे कि तूने फटे हुए कोई कपड़े खरीदे होंगे, अच्छा तो कुछ मिला नहीं होगा। लड़कियों ने जैसे हर तरफ बता दिया था कि मैंने एक सूट खरीदा है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मैंने पुराना सूट खरीदा है। सब कह रही थी कि मैंने नया सूट खरीदा है। लड़कियां अच्छी थी, भले ही थोड़ा डरती थी, लेकिन फिर भी मेरा मदद करना चाहती थी। वो पूरा दिन मैंने कॉलेज में बिताया। रात को 10 बजे मैं उस लड़के से मिलने के लिए गया। खिड़की पर खटखटाया, बाहर की तरफ सर निकालकर मुझसे बातें करने लगा। फिर वो खिड़की से ही बाहर आ गया, कहने लगा मेरे पिता को पता नहीं लगना चाहिए, चलो आके घूम कर आते हैं। मैं कुछ दूर उसके साथ घूम कर आया, कुछ बातें की। वो बहुत शरारती था, लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाता, फिर हम भाग जाते, पेड़ों पर चढ़ जाता, चीज़ें तोड़ डालता, स्ट्रीट लाइट तोड़ डालता। ऐसी शरारतें जैसे उसके अंदर भरी पड़ी थी, जैसे उसने खुद को रोक रखा था बहुत समय से। लेकिन जैसे मैं उसका दोस्त बन गया, उसके बाद वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। अगले 2-4 दिनों तक मैं रात के वक्त उसके घर के पास जाता रहा। वो बाहर से निकलता, हम गलियों में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते। मुझे भी एक ऐसा दोस्त मिल गया था जिससे मैं बातें कर पाता था, वरना पूरा दिन कॉलेज में बिना किसी से बात किए गुजारना बड़ा मुश्किल होता है ना। मैं बातें करना चाहता था, कोई बात करना ही नहीं चाहता मुझसे, दूर हो जाते सब। ये बातें किया करता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन उसकी शरारतों से थोड़ा थोड़ा डरता भी था मैं। 10 दिनों बाद कॉलेज की वो पार्टी हुई थी। मैं पूरी तरह से तैयार था। 8 बजे रात को मैं उस पार्टी में गया था। मेरा वो चमकदार सूट सबसे ज़्यादा अच्छा था। सच में वो महंगे वाला सूट था जो मुझे फ्री में मिल गया था। कई लड़के कॉलेज के जो मुझसे जल रहे थे, कई लड़कियां मेरे सूट की तारीफ किए जा रही थी, इसीलिए वो जानबूझकर चिढ़ जाते और मुझसे जैसे बदला लेने की बातें करते, चिढ़ाते मुझे। मैं भी उन्हें चिढ़ाने लगा। आखिर इतने समय से सब मुझे चिढ़ा रहे हैं, गरीब गरीब कह रहे हैं। मैं जीन टी शर्ट में आया था, इतना ज़्यादा मजाक बनाया गया था मेरा। आज सबसे अच्छा सूट जैसे मेरा था, रंग बदलने वाला सूट। एक तरफ से लाइट पड़ती, थोड़ा थोड़ा रंग बदल जाता, सब देखते जा रहे थे। जैसे ही वो पार्टी खत्म हुई रात के 11 बजे, मैं वहाँ से बाहर निकला था ना, चलकर अकेला जा रहा, बड़ा खुश, छलांगे लगा रहा। कई लड़कियाँ जो मुझे कुछ अच्छी लगती थी, उन्होंने भी मेरी तारीफ की थी, कुछ लड़कों ने भी तारीफ की थी, लेकिन जिनसे मैं थोड़ा नफरत करता था वो मुझे चिढ़ा रहे। जैसे ही मैं घर की तरफ चलकर आ रहा, रास्ते में मुझे 4 लड़कों ने घेर लिया। ये वही लड़के थे, मेरे कॉलेज के लड़के, जो हमेशा से मुझसे जलते हैं, मेरा मजाक बनाया करते हैं। वहाँ पर वो कहने लगे, अब सूट उतार, तू, तेरा सूट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तू दोबारा ये सूट नहीं पहन सकता। दोबारा सूट पहनेगा फिर से तो पार्टी में आएगा और हमें फिर से चिढ़ाने की कोशिश करेगा। बेटा उतार इसे। मैंने कहा क्यों उतारूं, मेरा है, मैं इसे पहने रहना चाहता हूं। तभी एक ने जैसे ज़मीन के पास से कीचड़ पड़ा था मेरी तरफ फेंका। कुछ समय पहले बारिश हुई होगी तो आसपास काफ़ी ज़्यादा पानी था। कीचड़ मेरे सूट पर गिराने की कोशिश की थी। मैं थोड़ा सा पीछे हो गया तो कीचड़ ज़मीन पर गिरा, लेकिन कपड़ों पर नहीं गिरा। फिर मैं उन्हें धमकी देने लगा था, देखो कीचड़ मेरे सूट पर क्यों फेंक रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मेरा सूट खराब हो जाएगा। उसने कहा था तो क्या धुलवा लेना, ड्राई क्लीनिंग करवा लेना, तेरे पास उसके भी यूरोज नहीं होंगे ना। साला गरीब, बिल्कुल गरीब बनकर आ जाता तो सही रहता। लेकिन किसका चुराया हुआ सूट पहना है तूने, बता किसका चुराया है तूने। वो 4 थे, मैं अकेला। मैं लड़ सकता था लेकिन उससे मेरा सूट खराब हो जाता। वो मेरा सूट फाड़ना चाहते थे, उनकी आंखों में देख लिया था मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। और तभी मुझे नज़र आया मेरा वो दोस्त जिसका ये सूट था, वो एक खंबे के पीछे इशारा कर रहा, इस तरफ इस तरफ। मैं उसके पीछे पीछे भागा। उसने एक दीवार को फांदने के लिए कहा, वहाँ से मैं दीवार फांदा और दूसरी तरफ वो जो 4 लड़के थे ना, वो अलग अलग जैसे इलाके में ढूंढ रहे, चारों फैल चुके थे, मुझे पकड़कर जैसे पीटना चाहते थे या मेरे कपड़े फाड़ना चाहते थे। वो लड़का कह रहा, छिपे रहो छिपे रहो, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, बस यहीं पर छिपे रहो, चले जाएंगे वो।
मैंने उसको कहा मेरे सूट को खराब करना चाहते हैं, मैंने क्या गलती की है? तुम्हें बताया था ना ये जानबूझकर मुझे तंग करते हैं। उसने कहा डरो मत, इंतजार करो, देखो क्या होता है। वहां एक बड़ा सा डस्टबिन था, उसके पीछे मैं छिपा हुआ। तब वो लड़का बाहर निकला, छलांग लगाकर एक खंबे के पीछे चिपकाया। वो लड़का कॉलेज का जो अब मुझे ढूंढता हुआ उस जगह भी आ गया था, कह रहा यहाँ हो सकता है, बाहर आ जा। देख अगर तू बाहर नहीं आया, हमने तुझे ढूंढा, उसके बाद तुझे बहुत मारेंगे, पीटेंगे भी, कपड़े भी फाड़ेंगे, दोनों तरफ तेरा नुकसान होगा। जैसे ही वो डस्टबिन के पास था ना, पीछे से मैंने देखा वो लड़के ने बड़ा पत्थर उठाया और उसकी पीठ पीछे से सर के ऊपर पत्थर मार दिया। वो जमीन पर गिर गया था, सर से खून बह रहा था। तब उस लड़के ने कहा था निकल निकल, चल 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 चल, रास्ता खाली है इस तरफ से, किसी ने कुछ नहीं देखा। मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा था। वो मुझे वहां से दूर ले गया। मैंने दूर से देखा जैसे शोर मचना शुरू हो गया था। उस लड़के को चोट लगी थी, सर पर किसी ने पत्थर मारा था, लेकिन मैं तो वहां से भाग निकला। मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन मुझे उस लड़के से डर लग रहा। मैं उसे कह रहा पत्थर नहीं मारना चाहिए था, देख पत्थर मारा है, उसे कुछ हो ना जाए। उसने कहा कुछ होना होगा तो हो जाएगा, देख वहां पत्थर मारकर बचने का रास्ता था। अगर वो तुझे देख लेता, शोर मचाता, फिर चारों आते, हम दो होते, वो चार होते, कोई कुछ नहीं कर पाता। एक ही रास्ता था, मैंने वो रास्ते को अपना लिया। चलते चलते मेरे घर तक आया था। घर के बाहर कहने लगा था अच्छा तो ये हॉस्टल का कौन सा वाला कमरा है तुम्हारा? मैंने कहा वो ऊपर वाला 3rd फ्लोर पर। उसने कहा ठीक है, मैं आना तो चाहता तुम्हारे साथ, लेकिन आ नहीं सकता, मैं भी खिड़की से भागा हुआ हूँ। अगर मेरे पिता को पता लगा ना मैं खिड़की से बाहर निकला हुआ हूँ, कमरे में चेक करने के लिए कई बार आते हैं, तो मुझे जल्दी से अपने घर की तरफ निकलना चाहिए। वो मुझे बाय कहकर चला गया था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। मुझे बार बार डर लगे जा रहा था, कहीं उस लड़के को कुछ हो तो नहीं गया। वो लड़का काफ़ी पागल है, पत्थर से हमला नहीं करना चाहिए था, अगर उसे कुछ हो गया तो। अगले दिन जब मैं कॉलेज में गया था ना, वहाँ 3 लड़के थे, वही जो कल मेरा पीछा कर रहे, मुझे घूर रहे, जबकि चौथा भी वहीं पर बैठा हुआ, सर पर पट्टियाँ बांधे हुए। उसके बाद वो बड़ा सा सर पर निशान। जैसे ही क्लास खत्म हुई, उन्होंने मुझे घेर लिया। बता तूने पत्थर मारा था ना? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने पत्थर नहीं मारा था, मैं वहां से निकल गया था, पीछे वाली दीवार से ना, मैं गेट से आगे भाग गया था। तब वो चारों को शक था, लेकिन पक्का नहीं था। जो लड़का जिसके सर पर बड़ा सा निशान बना हुआ ना, पट्टी से सर पूरा जैसे ढांका हुआ था, वो कह रहा मुझे नहीं पता इसने मारा या किसी और ने मारा, लेकिन पीठ पीछे से मारा था, मैं तो बेहोश हो गया। मैं वहां चुप करके बैठा रहा। मेरा सूट भी बच गया था। उन्हें मुझ पर शक था, पूरा भरोसा नहीं था। हो सकता है किसी और ने हमला किया हो, किसी चोर उचक्के ने, या किसी और खतरनाक चीज ने। यह बात का डर उनके अंदर था। वो एक दूसरे की तरफ देखते रहे और उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ा, क्योंकि प्रिंसिपल वहां पर राउंड लगा रहे थे। मैं वहां से जल्दी से निकल पड़ा था। घर की तरफ मैं आ गया। मैं जैसे ही हॉस्टल के कमरे में बैठे हुए अकेला किताबें पढ़ रहा था, मैंने देखा मेरी खिड़की को किसी ने खटखटाया। मैं 3री मंजिल पर था। यहाँ पर कोई बाहर से खिड़की खटखटाएगा यानी किसी और कमरे से आया हुआ होगा, लेकिन खिड़की क्यों, दरवाज़ा क्यों नहीं, जो कि खिड़की के बिल्कुल साथ है। मैंने जब खिड़की खोली, वो लड़का खिड़की के बाहर था, मुस्कुरा रहा और कह रहा ढूंढ लिया मैंने तुझे, ढूंढ लिया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो मेरे कमरे के अंदर आया और मुस्कुराता रहा। मैं उसे कह रहा था देखो कोई बाहर वाला इस तरह से अंदर नहीं आ सकता, तुम्हें पता है ना बाहर रजिस्टर में एंट्री करवानी पड़ती है, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? नीचे वाले सिक्योरिटी गार्ड को क्या बताया? उसने कहा कुछ नहीं बताया, दीवार फांद के आ गया। तुझे पता तो है मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। आज यार घूमने का मन नहीं है, मुझे पता था आज तू नहीं आने वाला, कल थोड़ा सा बीमार था ना, वैसे भी कल तू ज़्यादा डर गया था। मैं जानता हूँ आज तू घूमने जाना नहीं चाहेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं बेड पर बैठा हुआ, मेरे सामने वो बैठा अजीब सी बातें किए जा रहा था। मुझे कह रहा था कल पत्थर जोर से नहीं मारा था, देखा मैंने उसे, पट्टी लगाकर घूम रहा था। मैंने उसको कहा पत्थर जोर से नहीं मारा, इतना जोर से मारा, उसका सर खुल गया, इतनी पट्टियां सर पर बांधी थी। उसने कहा कम बांधी थी, एक बार बाजू पर भी पत्थर मार देना चाहिए था ताकि बाजू टूट जाती, फिर हिम्मत ना होती तुझे तंग करने की। मैं उसे समझाने लगा पागल,
बाजू टूट जाती ना, शक बिल्कुल मुझ पर आता, जैसे उसे जानबूझकर बहुत ज़्यादा पीटा गया। अब तो ऐसा लग रहा है ना पीछे से कुछ गिर गया होगा, सर के ऊपर पत्थर कहीं ऊपर टिकाया गया होगा, वो नीचे आया और अपने आप पत्थर गिर गया। इल्ज़ाम नहीं आया, उन्हें शक ज़रूर है लेकिन पक्का नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता। इस तरह हम काफ़ी देर बातें करते रहे। फिर उसे अचानक पता नहीं क्या हुआ, जैसे गाने लगाकर नाचने लगा। सीडी प्लेयर अपने साथ लेकर आया था, उसमें हल्के हल्के गाने लगाए, ज़्यादा ऊंची नहीं थे, लेकिन वो छलांगे लगाने लगा। दीवार पर हाथ मारे जा रहा था, बार बार दीवारों पर कुछ ना कुछ मार रहा, आवाज़ें कर रहा। मैं उसे समझा रहा, ये हॉस्टल है, आवाज़ दूसरे कमरे तक जाएगी। वो मानने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद जैसे ही मेरे दरवाजे को बाहर से किसी ने खटखटाया, मैंने उसको कहा बंद कर, बंद कर, बाहर से कोई आ गया होगा। अब किसी को पता लगा ना कोई बाहर से इस तरह मेरे कमरे में बैठा है और नीचे रजिस्टर में एंट्री भी नहीं है, मैं फंसूंगा। तू बेड के नीचे छिप जा, मेरी बात मान बाप, मेरे बेड के नीचे छिप जा। वो बेड के नीचे छिप गया। मैंने जब दरवाज़ा खोला ना, साथ वाले कमरे के 2 लड़के वो इकट्ठे रहा करते थे और उन्होंने मुझे कहा, तू कब से आवाज़ें किया जा रहा है। हमें पहले लगा कोई लड़की लेके आया है, लेकिन ये तो तू है, तुझसे कोई लड़की पटने वाली नहीं। बेवजह लगता है हमें परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है भाई? बंद करना आवाज़ें करना। मैंने कहा अब मैं आवाज़ें नहीं करूँगा, वो मैं पढ़ रहा था ना तो सर बार बार दीवार से टकरा रहा था। ये बात सुनकर वो हंसते हुए वहाँ से चले गए। मैंने वो दरवाज़ा बंद किया। वो लड़का बेड के नीचे से निकला और मैं उसे समझाने लगा, तू पागल है, बेवजह मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहा है? यहाँ किसी से दोस्ती नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अगर तू ऐसा कुछ करेगा तो मेरी दुश्मनी हो जाएगी। कॉलेज में पहले ही मेरे बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं, अब यहाँ पर भी मेरे दुश्मन बन गए ना, मेरे लिए जीना मुश्किल भरा हो जाएगा। मैं कहाँ रहूँगा? उसने कहा मेरे पास, तू मेरे साथ रह लेना, मैं अपने पिता से बात कर लूँगा, हम इकट्ठे रहेंगे, दोस्त भाइयों की तरह रहेंगे और कॉलेज में किसी को भी परेशान करने नहीं दूंगा तुझे, मेरी बात मान। मैंने कहा नहीं, देख मैं इस तरह से तुम्हारे घर में नहीं रह सकता, हॉस्टल में मैं रहना चाहता हूँ और हॉस्टल में ही मैं रहूँगा, तुम बस यहाँ से जा सकते हो। देखो मैं मिलने के लिए कल ज़रूर आऊँगा, तुमसे पक्का मिलूँगा। उसने कहा तुमने काफ़ी समय पहले कहा था तुम एक घर में कल जाने वाले हो, किसी बच्चे का ख्याल रखना है पूरी रात के लिए, तो झूठ क्यों बोल रहे हो कि कल मिलने के लिए आओगे? मैंने कहा अरे हाँ, तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था, वहाँ मुझे कल लगभग 7 बजे पहुँच जाना चाहिए। उसने कहा रहने देना, घूमने चलेंगे ना कल, मैं तभी तो तुझे याद दिला रहा था ताकि तू उसको छोड़ दे, कल घूमने के लिए निकलेंगे, मस्ती करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, देख मेरी बात मान, परसों पक्का मैं आऊँगा, इकट्ठे बातें करेंगे। मेरी बात सुनकर थोड़ा सा नाराज़ हुआ था। वहीं से दीवार फांदकर वो उस हॉस्टल वाली बिल्डिंग से बाहर चला गया था। मैं वो रात जल्दी सोना चाहता था लेकिन सो नहीं पाया। ख्याल वो लड़के के बार बार दिमाग में आते जा रहे थे और इसके भी कैसा पागल है, कैसी हरकतें करता है। अगले दिन जब मैं कॉलेज में गया था ना, वो चारों लड़के बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुझे इसकी आदत थी। किताबों में अपनी नज़रें गड़ा लो, किसी तरफ ध्यान मत दो तो आसानी से आप वो समय काट सकते हैं। जैसे ही कॉलेज से छुट्टी हुई मैं भाग निकला ताकि कोई मुझे घेर ना ले। मुझे शक था वो मुझे पकड़कर पीट सकते हैं, लेकिन सूट इस बार खराब नहीं कर सकते, वो तो मैंने घर में रखा है। रात के 7 बजे मैं वो घर की तरफ निकला था जहाँ एक बच्चे का ख्याल रखना था मुझे। वहाँ उसके पेरेंट्स किसी पार्टी में जाने वाले थे और रात के 1 बजे आते। मुझे 7 बजे से 1 बजे तक उसी घर में उस बच्चे का ख्याल रखना था जिसकी उम्र 7 साल थी। जब मैं वहाँ उससे मिल रहा, वो लड़का भी जैसे घर में छोटी छोटी गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा और मुझे कह रहा भैया आप मेरे साथ खेलो। मैं उसके साथ खेलता रहा। लगभग 9:30 बजे का समय था। छत से आवाज़ें आने लगी। मैं पहले तो घबराया रही, मुझे लगा कोई चीज़ होगी, लेकिन वो लड़का घबरा गया था। भैया ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ये आवाज़ किसकी हो रही है? मैंने कहा कोई बिल्ली बिल्ली होगी ना, तुमने कोई बिल्ली तो नहीं रखी? उसने कहा नहीं, ये जो घर के ऊपर जो दूसरी मंजिल के ऊपर एटिक है ना, ये आवाज़ वहाँ से आ रही लगती है। भैया वहाँ मुझे डर है, कोई भूत वूत तो नहीं? मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा डराती है कि वहाँ पर सामान रखा है, वहाँ मत जाना, वहाँ भूत है। मैंने कहा भूत वूत नहीं होते। फिर मैं उसके साथ जाने लगा। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुँचा, वहाँ एक बड़ा कमरा था जो शायद उसके मम्मी पापा का होगा। उसकी छत से आवाज़ आ रही,
एटिक से आवाज आ रही थी। वो बार बार कहे जा रहा, एटिक में भूत है, एटिक में भूत है। मैं सीढ़ी लगाकर जैसे ही उसके ऊपर पहुंचा, मैंने वो घर वाला लड़का देखा जो मेरा दोस्त था, वहां छिपा हुआ बार बार आवाजें कर रहा। देख, डर गए ना दोनों। भूत भूत, ये भूत भूत कर रहा है, बोलते ना सच में भूत था। चल निकल निकल, बाहर घूमते हैं। मैंने कहा, तू पागल है, तुझे पता तो है मुझे 1 बजे तक यहाँ काम करना है, तू यहाँ कहाँ से घुसा? उसने कहा, वो देख पीछे छत वाली जगह, वहां से मैं अंदर आ गया और मुझे पता है तू नीचे ही होगा, तो डराने की कोशिश कर रहा था। जानता हूँ हिम्मत वाला भी है, चेक करने के लिए तू ही आएगा, वो बच्चा थोड़े ना आएगा। डराता हूँ और आवाज़ें करता हूँ, उसके बाद ये डरावना सा मास्क पहनकर डरा दूंगा उसे। भाग निकलना, तुझे तेरी कीमत मिल जाएगी, इसमें तेरी गलती थोड़े ना है। घर में भूत है और बच्चा भी गवाह बन जाएगा। मैं उससे नाराज हो गया था। मैंने उसको कहा, देख परेशान मत कर, अगर बच्चे को पता लगा ना मैं पूरा फंसूंगा, चला जा, आवाज मत करना अब। गुस्से में ये कहकर मैं एटिक से सीढ़ी के जरिए नीचे आ गया था। उस बच्चे को समझाया मैंने, कुछ नहीं, वैसे ही कोई बिल्ली ऊपर से घुस गई थी, आवाजें कर रही थी, अब परेशानी वाली कोई चीज नहीं है। लगभग 1 बजे तक मैं वहीं पर था। थोड़ी थोड़ी नींद भी आ गई थी। उसके पेरेंट्स जब वहां पर आ गए, मैं कुछ यूरोस जो कि कीमत मिली थी मुझे रात रुकने की, वो लिए और वहां से निकला सीधा हॉस्टल के कमरे की तरफ। आज भी कुछ कमाई तो कर ही ली थी। जैसे ही मैं रास्ते में आ रहा, वो मेरा दोस्त मुझे रास्ते में मिल गया और कहने लगा, देख तूने गुस्से में बोला, मैं तो तेरी मदद कर रहा था ना, दोस्त हूं इसीलिए तेरी मदद करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा, तेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, देख इस तरह की मदद अच्छी नहीं है। मैं काम करता हूं तभी कुछ यूरोज मिलते हैं, इससे मेरी कमाई होती है, वरना मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पिता मेरे लिए कुछ नहीं भेजते, मैं तो खुद उन्हें मना करता हूं, तो इससे कमाई करता हूं। तेरे पिता के पास तो काफ़ी यूरोज होंगे ना, इसीलिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे काम करना पड़ता है, जो मिलता है वो करना पड़ता है। मेरी बात को वो समझ गया था, थोड़ा मायूस। कुछ समय चलते चलते हमने कोई बात नहीं की थी। मैं थका हुआ था। मैं उसे कह रहा, मुझे हॉस्टल में जाना है, तू भी अपने घर चला जा, काफ़ी देर हो गई है, और तू कहता है ना तेरे पिता चेक करने के लिए आते हैं, तो रात को वो चेक करने के लिए ज़रूर आएंगे। तब वो कह रहा, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे हालात भी तो देखो कैसे रहता हूँ, कितनी मुश्किल में रहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं मना कर रहा था कि मैं थका हुआ हूँ, लेकिन वो जिद करने लगा। मैं अपने कमरे में आ गया। जिद करता है तो करे जाए, मैं दोस्ती तोड़ लूँगा, उसका सूट उसे वापस कर दूंगा या उसकी कीमत उसे दे दूंगा। बेवजह अब दोस्ती के नाम पर परेशान करने लगा है वो। अपने उस दोस्त से लड़कर मैं हॉस्टल के कमरे में बैठा हुआ था। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मुझे लगा कोई पड़ोस के कमरे वाला कोई लड़का आया होगा, लेकिन मेरा वो दोस्त दरवाजे के बाहर खड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला सीधा अंदर आ गया और कहने लगा, यार तू गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, नाराज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद वो जैसे वहाँ पर बैठ गया और दीवार पर कुछ मारने लगा। बार बार कहने लगा, तू नाराज़ हो गया है ना, दोस्ती नहीं है हमारी, अब तू दोस्त रहना नहीं चाहता। जैसे उसने मेरे मन की बातें पढ़ ली हों, वो गुस्सा करने लगा। मैं नहीं चाहता था कि वो ऊंची आवाज़ में झगड़ा करे। उसकी आवाज़ ऊंची, मैं हल्की आवाज़ में कह रहा, चुप कर जा, चुप कर जा। जैसे ही वो दरवाजे पर जैसे कुछ मारता रहा, दीवार पर कुछ मारता रहा। पड़ोस के वो 2 लड़के थे ना, दरवाज़ा खटखटाने के लिए आ गए और बाहर से कह रहे, यार तू आवाज़ें करता जा रहा है, परेशान करके रखा है, देख दरवाज़ा खोल, जल्दी जल्दी खोल दरवाज़ा। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा वो दोस्त बेड के नीचे छिप चुका था और उन दोनों ने मुझे जैसे गर्दन से पकड़ा और कहने लगे, दोबारा तूने आवाज़ की उसके बाद तुझे सबक सिखाएंगे, देख तुझे बहुत पीटेंगे। अब तूने जीना हराम करके रखा है हमारा, तू इस कमरे को छोड़, निकल कहीं और, अब इस हॉस्टल में तू दिखना नहीं चाहिए। मुझे ये धमकी देकर वो गए थे। मैं बहुत घबराया हुआ। मैं अपने उस दोस्त को कह रहा, तू क्यों परेशान कर रहा है, तुझे क्या चाहिए, तुझे वो सूट चाहिए, ले ले वो सूट ले ले, कीमत चाहिए तो कीमत भी ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे तू। वो कह रहा, तू तो मेरा दोस्त है, तुझे कैसे छोड़ दूँ, उन्हें सबक सिखाता हूँ, अभी बताता हूँ। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, दरवाजे से बाहर गया। मैं अपने वो कमरे में बैठा, बहुत घबराया, ये कुछ परेशानी खड़ी कर देगा, मैं मुकर जाऊँगा कि ये मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन तभी जैसे
पास के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं भागकर जैसे देखने के लिए गया। वहाँ जो पंखा था ना, वो कमरे का ऊपर से जैसे उसके सर के ऊपर गिर चुका था। जैसे पास में पड़ी एक भारी चीज़ भी वो लड़के के सर पर, और दूसरा लड़का दीवार से सटा हुआ। कई आस पास के कमरों वाले लड़के, ये तूने क्या किया? उसने कहा, मैंने नहीं किया, अपने आप जैसे ये चीज़ें टूट कर इसके सर पर गिरी, अपने आप। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो लड़का मर चुका था, बेड पर मरा हुआ, उसका सर फटा हुआ था, ये चीज़ें उसके सर पर गिरी थी। और दूसरे लड़के पर इल्ज़ाम। पुलिस आई थी वहाँ। मैं घबराया हुआ, मैं इसमें फंसना नहीं चाहता था, लेकिन वो लड़का खुद कह रहा यहाँ और कोई नहीं था, ये चीज़ें अपने आप उसके सर पर गिरी। मैं सोचने लगा था, घबराया हुआ। 3 बजे के करीब मैं अपने हॉस्टल के कमरे से बाहर निकला था, कुछ सांस लेने के लिए, क्योंकि वो तस्वीर आंखों के सामने घूमती जा रही, फटा हुआ वो सर। जैसे ही मैं बाहर वाली सड़क पर था, मेरा वो दोस्त वहीं बैठा मुस्कुरा रहा। खत्म हो गई परेशानी? खत्म हो गई ना? एक खत्म हो गया, दूसरा जेल चला गया, कोई परेशान नहीं करेगा। तुझे कहा तो है, तू मेरा दोस्त है, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, मैं तेरे साथ हूं ना, हर परेशानी को दूर कर दूंगा। मैं सीधा उसके पास गया और कहने लगा, तू पागल है, ये तूने कैसे किया? वो तो मान नहीं रहा था। तूने मारा ना, तू कातिल है ना? उसने कहा, नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ, हालात ऐसे पैदा हुए ताकि वो डर जाए। अब उसमें वो मर ही गया तो मेरा क्या कसूर? मैंने कुछ नहीं किया, डराना चाहता था। मैं उससे दोस्ती तोड़कर वहाँ से जाना चाहता था। पीछे से उसने मेरी बाजू को पकड़ा और कहने लगा, तू मेरा इकलौता दोस्त है, तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? तुझे मेरी मजबूरियाँ नहीं पता, कितनी मजबूरियों में मैं यहाँ पर आता हूँ, तू क्या जानता है? मैंने कहा, तूने जो हालात पैदा कर दिए हैं, इस हॉस्टल में रहना मेरा मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास कीमत नहीं है कहीं और रहने की, कुछ नहीं है मेरे पास। वो कहने लगा, चल तुझे अपना घर दिखाता हूँ, आज तुझे मेरा घर देखना होगा, कैसे हालात में मैं रहता हूँ, वहाँ तू भी रह सकता है, मेरी बात मान ले। मैं उसको मना करता रहा, लेकिन वो मेरी बाजू से मुझे खींच कर ले जाता रहा। मुझे अपने घर के आगे ले गया और कहने लगा, खिड़की खुली है, चल चल मेरे साथ अंदर। मैं मना कैसे करता? तो मैंने खिड़की के अंदर जाकर देखा उसका कमरा कैसा है। मैं जैसे ही खिड़की के अंदर गया था ना, उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन लाइट जलाने के बाद वो कमरे के अंदर पड़ा सामान बिखरा पड़ा था, टूटा फूटा, कपड़े से ढका। ऐसा लग रहा था इस कमरे में कोई रहता ही ना हो। मैं उससे सवाल पूछ रहा था, इस घर में तू कैसे रहता है? हर चीज़ को ढका हुआ, और हर चीज़ पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी क्यों है? इन चीज़ों का इस्तेमाल करता भी है या नहीं? वो मुस्कुराता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो उस कमरे से बाहर की तरफ निकला, मैं भी उसके पीछे, लेकिन वो कमरे से कहाँ गया मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं बाहर वाला वो बरामदा देख पा रहा था। वहाँ कई चीज़ें ढकी हुई, कई चीज़ें जली हुई। ऊपर वाली छत पर भी काले काले निशान थे, नीचे वाले फर्श पर भी काले काले निशान, सामने वाली वो सीढ़ियों पर भी जैसे जली हुई लकड़ियाँ पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर कभी जला हो। ये बात ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया था, लेकिन मैं ऊंची आवाज़ में कुछ बोल नहीं सकता था। हल्की सी आवाज़ में मैंने कहा था, कहाँ है, कहाँ है? तुम्हारे पापा उठ जाएंगे, जल्दी से, कहाँ हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वहीं पर खड़ा रहा 2-3 मिनट, आवाज़ें लगाता रहा। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, जैसे कहीं छिप गया हो। मजाकिया था ना, ऐसा मजाक तो करता रहता था, लेकिन यह घर अंदर से ऐसी हालत में क्यों है? इसे ठीक नहीं करवाया गया? वहाँ मिट्टी थी, राख थी। मैंने दूसरे कमरे को देखा, सामने वाला वो बड़ा कमरा, शायद उसके मम्मी पापा का वो कमरा होगा, जैसा कि वो बताता है। दरवाज़ा हल्का सा खोला था मैंने। सामने वो बेड, जला हुआ बेड था। वहाँ कई तरफ जैसे पुलिस वालों की वो टेप होती है ना, वो टेप लगी हुई थी। कई जगह चीज़ें जली हुई, बिखरी हुई पड़ी। कई बोतलें पड़ी थी जिसमें कागज़ के टुकड़े थे। ऐसी चीज़ें मुझे उस कमरे में भी दिखीं, लेकिन वहाँ पर भी कोई और मौजूद नहीं। ये बात बार बार मुझे डराई जा रही थी। आखिर इस घर में कोई है भी या ये झूठ बोल रहा है? मैंने उसके बाद अलग अलग कमरों में देखा। नीचे वाले फ्लोर को अच्छी तरह से चेक किया, वहाँ पर कोई नहीं था। किचन में जो सामान भी पड़ा था खाने लायक नहीं था, सड़ा हुआ।
बदबू वाला वो सामान, पुराने कैन पड़े थे जिसमें खाने वाली चीजें सड़ चुकी थी, गल चुकी थी। फिर मैंने ऊंची आवाज में उसको आवाज लगाकर पूछा था, कहाँ है, कहाँ है, मुझे डरा क्यों रहा है, सामने आना। मुझे नहीं लगता तेरे मम्मी पापा यहाँ पर मौजूद हैं। तू अकेला रहता होगा, यहाँ तेरे साथ कोई और नहीं रहता। क्या ये तेरा घर है या तू छिपकर यहाँ पर रहता है? सच बता, देख सच बता। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहाँ था मुझे पता ही नहीं चल पा रहा। सीढ़ियों से चढ़कर जब मैं ऊपर वाले फ्लोर में गया था ना, ऊपर वाली हालत और भी ज्यादा खराब थी। ऊपर तो दीवारें पूरी तरह से जली हुई, हाथ लगाओ तो दरवाजा भी जैसे एक तरफ टूट गया था। दीवारों पर जैसे कोयले जैसे बने हुए वो निशान और छत में एक छेद था। बारिश होती होगी तो वहां पर तो पानी अंदर तक आता होगा। ये घर आगे से देखने में ठीक लगता था, वैसे भी मैंने रात के वक्त ही देखा था। ऊपर कोई लाइट लगी हुई नहीं होती थी, नीचे लाइट लगी हुई होती, ऊपर मैं देख नहीं पाता। ऐसा जला हुआ घर, यहाँ कौन रहता होगा? शायद ये घर इसीलिए बेचने के लिए लगाया गया है, पुराना जला हुआ घर। और शायद ये चोरी करके छिपकर यहाँ पर रहता होगा। तो वो सूट, वो भी चोरी का होगा, इसने यहाँ से उठा के दे दिया होगा। अरे यार, मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं, मुझे इस घर से जल्दी से बाहर निकलना होगा। मुझे वो कोई जवाब नहीं दे रहा और मुझे लगा मुझे इस घर से बाहर निकलना चाहिए, जल्दी से इस घर से बाहर निकलना चाहिए। मैंने ऊंची आवाज में एक बार कहा था, मैं जा रहा हूं। तू जवाब नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूं। जैसे ही मैं नीचे वाले फ्लोर में पहुंचा, मुझे सामने वाली खिड़की के पास वाले वो बेड पर आग लगी हुई दिखी। वो आग धीरे धीरे उस कमरे में फैल भी चुकी और मुझे पता तक नहीं चला। धुआं जब बाहर की तरफ आने लगा तो मैं सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था। उस दरवाजे पर बाहर से फट्टे लगाए गए थे, यानी उसे खोला नहीं जा सकता था। एक तरफ की खिड़की के पास मैं पहुंचा, वो खिड़की भी बाहर से बंद की गई थी। मैं देखता गया, बाहर निकलने का जैसे कोई रास्ता नहीं। जिस रास्ते से मैं आया वहां पर आग लगा दी गई थी। वो लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वो घर को ऐसी आग लगने लगी थी कि धुआं मेरे फेफड़ों के अंदर जाने लगा। तो मैं ऊपर वाले फ्लोर में, लकड़ी का वो घर था जो शायद पहले भी जल गया होगा। उसके बाद वहां ऊपर तक आग आगने लगी। मुझे लगा मुझे बाहर निकलना होगा। वहां खिड़कियां भी बंद ही थी, मैं किसी खिड़की से बाहर नहीं निकल पा रहा। एक छेद था छत पर, जो शायद पहले घर में आग लगी होगी, ये छत जल गई। सिर्फ बाहर निकलने का इकलौता वही रास्ता था और घर में लगी वो आग इतनी भयानक थी, बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मुझे लगा जल्दी करना होगा। मैं पास में वो बड़े से टेबल को खींच कर लेकर आया। वो टेबल के पास भी आग पहुंच गई। मैं झुलसने लगा था, लेकिन उस टेबल के ऊपर एक और कुर्सी को रखा तो छत पर हाथ पहुंच गया मेरा। मैं 6 फुट का हूं ना, इसीलिए हाथ पहुंचा तो छलांग लगाकर मैंने वो छत पर लटक कर ही ऊपर चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही हाथ फंसाकर मैं छत पर पहुंचा, मैं 2 मंजिला ऊपर था। वहां से नीचे छलांग लगाकर उतर नहीं सकता था और घर धू धू करके जलने लगा था। तपिश ऊपर तक आ रही और धुआं। वहां दूर से लोग ये आग को देखकर करीब पहुंच गए थे, लेकिन वो लड़का तो घर के अंदर ही होगा ना, वो कहाँ गया? फिर अंदर से आवाज आई थी, देख मेरे दोस्त, मुझे छोड़कर मत जा, आजा नीचे, आजा, बाहर मत जा, लोग बहुत बुरे हैं, आजा। वो आवाज कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन घर के अंदर से। लेकिन इतनी आग में वो अब भी जिंदा कैसे था मैं नहीं जानता। भीड़ लगी तो 10 मिनट में फायर ब्रिगेड की वो गाड़ी भी वहां पर पहुंच चुकी थी। मैं वहां से बचना चाहता था, लेकिन वो आग में जैसे मैं नजर नहीं आ रहा। मैं चीखे मार रहा, भीड़ की आवाज भी ज्यादा। किसी तरह पीछे वाली वो सीढ़ी जब लगाई गई, वहां से मुझे बाहर निकाला गया। मेरी एक टांग थोड़ी झुलस गई थी, लेकिन फिर भी मैं बच गया। वो घर जो जल रहा था, वहां बार बार पानी की बौछार मारी गई, लेकिन जैसे मेरे बाहर निकलते 20 मिनट में वो धू धू करता हुआ घर अपने आप आग बुझने के कारण जैसे शांत सा हो गया। पानी के कारण आग नहीं बुझी थी, अपने आप जैसे आग धीरे धीरे बुझ गई थी। उसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया था। मैं काफी ज्यादा रो रहा था। मुझसे पूछा गया मैं उस घर में क्या करने गया था। मेरे पास जवाब था, मेरे दोस्त ने वहां पर मुझे बुलाया था। तब दूसरे दिन जब वहां से मैं निकला, कई लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे। वो बात हर तरफ फैल गई थी कि उस घर को चौथी बार फिर से आग लगी थी।
और जो बातें मुझे पता लगी उसने मुझे डरा कर रख दिया था। कहते हैं उस घर में वो लड़का रहा करता था अपने माँ बाप के साथ। उसका झगड़ा सबके साथ रहता, कोई दोस्त नहीं था। उस घर में आग लगी थी, कोई नहीं बचा था। वो लड़का भी उसी घर में जल कर मारा गया था। उसके बाद वो घर में 3 बार और आग लगी। उसके बाद भी जैसे घर पूरी तरह से नहीं जलता, अपने आप आग लगती फिर आग बुझ जाती। 2 लोग उस घर में बाद में भी मारे जा चुके हैं और मैं बच गया था, शायद वो छत के रास्ते से बाहर निकलने के कारण। लेकिन वो लड़का जिंदा ही नहीं था। ये बात जानने के बाद मेरे शरीर में सिहरन पैदा होती ही रहती। मैं अंधेरे में उसे देखा करता था, बहुत घबराया करता था। वो सूट मैं छिपकर दिन के वक्त उसी घर के अंदर फेंक कर आया था। वो खिड़की अब भी खुली थी, जलने के कारण भी वो खिड़की टूटी नहीं थी, बल्कि वैसी ही। मैं जब उस सूट को उस घर के अंदर फेंक आया, वो लड़का मुझे दिखना बंद हो गया। दोबारा वो लड़का मुझे नजर नहीं आया, ना मैं उस घर की तरफ कभी गया था। आज तक ये बात याद करके डरता रहता हूँ, कैसे मरने के बाद भी वो लोगों को नजर आता है। किनको? या जिसको वो कोई चीज देता है, या बुलाता है, या दोस्त बनाता है। सवाल कई है, जवाब आज भी मैं जानने की कोशिश नहीं करता, दूर ही रहता हूँ। 4 महीने वो लड़का मुझे नजर ही नहीं आया। एक शाम जब मैं कॉलेज से काफी देर बाद आया था, वक्त 7:30 बजे का था। मैं अपने वो हॉस्टल के कमरे की तरफ बढ़ रहा, मुझे वो लड़का नजर आया था। एक और लड़का जिसके कंधे पर हाथ रखे हुए जैसे उससे बातें करता हुआ एक सुनसान सी सड़क पर चले जा रहा था। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराया था और मैंने नजरें नीचे कर ली। मैं नहीं जानता वो जो उसके साथ था वो जिंदा होगा या नहीं, लेकिन ये जानता हूं अगर जिंदा है तो शायद ज्यादा समय तक नहीं रहेगा।